हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आप पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, या आज आप देखेंगे जो भी इसमें क्वेश्चन है वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे परीक्षा कोई भी हो, जहां हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे माना जाता है? अब देखिए, विक्रमशिला महाविहार है कहां, पहले ये आप समझें। तो ये बिहार प्रांत में है, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है ये विक्रमशिला महाविहार। तो देखिए, महाविहार से आप समझ लें कि ये बिहार में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसकी स्थापना की थी पाल नरेश। पाल नरेश किसने? धर्मपाल ने। पाल नरेश धर्मपाल, जिसका समय काल क्या रहा था? 775 से 800 ईस्वी तक इनका समय काल रहा था। इन्होंने क्या किया था? इस विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इसके अतिरिक्त उन्होंने मंदिर और मठ भी बनवाए, क्योंकि उनको धर्म कर्म से बड़ा लगाव था, और उदारता पूर्वक इसके लिए उन्होंने अनुदान दिया, मतलब इनका पालन पोषण भी किया। इसके पीछे उन्होंने पैसा खर्च करा, दान किया। और धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी हुए, मीन्स उसके बाद जब धर्मपाल का समय काल नहीं रहा, तो उसके बाद भी क्या हुआ, जो उनके उत्तराधिकारी थे 13वीं सदी तक इसे जो है राजकीय संरक्षण में उन्होंने रखा। राजकीय संरक्षण प्रदान करने का मतलब है कि राजा ने इसको संरक्षण दिया कि यहां जो भी खर्च आएगा उसको हम वहन करेंगे, मतलब उस खर्च को हम देंगे। और ये लगभग 4 शताब्दियों तक इस तरह से विक्रमशिला जो है राजाओं के संरक्षण में रहा, और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनकर रहा। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मतलब जहां पर देश विदेश के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आया करते थे, छात्र दूसरे दूसरे देशों से आया करते थे। इसी वजह से यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुआ, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बना। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्वालियर में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो देखिए, ग्वालियर में जो मंदिर है उन मंदिरों में, ग्वालियर में जो भी मंदिर बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन उनमें जो तेली का मंदिर इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए चतुर्भुज मंदिर, सास बहू मंदिरों में बड़ा मंदिर, सास बहू मंदिरों में छोटा मंदिर, और तेली का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिखाई दे रहा है, तेली का मंदिर, यही एक ऐसा मात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ है। इसके अतिरिक्त जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में निर्मित हुए हैं। मतलब ये अकेले द्रविड़ शैली में है और सब किसमें है? नागर शैली में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी शैली में है? नागर शैली में। ग्वालियर में जो अन्य मंदिर बने हुए हैं वो सब नागर शैली में है। सिर्फ एक तेली का मंदिर, ये क्या है? द्रविड़ शैली में। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित का लेखक विल्हड़, धनपाल, मेरुतुंग, धनगुप्त। तो विक्रमांक चरित की रचना की है विल्हड़ ने, जो पूर्वी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में रहते थे। कहां रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य सिक्स्थ के राज दरबार में रहा करते थे। कौन थे? विल्हड़, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्हड़ का राज तरंगणी में वर्णित अंतिम राजा कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज तरंगणी को किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। आपने विल्हड़ के बारे में अभी पढ़ा, और अब यह है कल्हड़। विल्हड़ ने क्या लिखा है? विक्रमांक देवचरित। और कल्हड़ का क्या है? राज तरंगिणी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो कल्हड़ का जो राज तरंगिणी है, इसमें
किसके बारे में लिखा गया है, कहां की कथा लिखी गई है। परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है कश्मीर के सौंदर्य के बारे में लिखा गया है, उस प्रकार के जो राजा थे उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, कल्हड़ का राज तिरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन था, मतलब इसमें अंतिम किस राजा के बारे में चर्चा की गई है, तो वो है जय सिंह। इस ग्रंथ की रचना जो है कश्मीरी शासक जय सिंह के शासनकाल में हुई। और इस प्रकार राग तिरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन थे, जय सिंह। आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर, यहां देखिए जय सिंह लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो सी ऑप्शन है जय सिंह। इनका शासनकाल क्या है, इनका शासनकाल है 1127 से 29। सॉरी, इस ग्रंथ की रचना, हाँ ठीक है, शासक जयसिंह के समय में हुई। कब हुई, 1127 से 1129 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। कल्हड़ द्वारा रचित है राज तिरंगिणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अंतिम शासक के बारे में बात हुई वो है जय सिंह। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। तो देखिए कश्मीर में जो परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की बात की जा रही है, वो की है ललितादित्य मुक्तापीड ने। ललितादित्य मुक्तापीड मींस ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा नंबरिंग आज मिस्टेक इसमें हो गया है, लास्ट में है ऑप्शन नंबर सी के नाम से ललितादित्य। तो ललितादित्य मुक्तापीड ने जो है क्या करवाया था, 8वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 724 से 760 का समय काल रहा है, जिस समय ये कश्मीर के शासक थे। और उन्होंने जो है क्या किया, कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महमूद गजनी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। तो देखिए यहां जो बात आ रही है महमूद गजनी या गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय, मतलब जो युद्ध में उससे हार गया और हारने के बाद अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया, और अपमानित महसूस करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। मतलब उसको बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैं कैसे हार गया हूं। इससे हारने के कारण उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई, जिसके वजह से अपमान महसूस करते हुए उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। तो देखिए ये महमूद गजनी के साथ जो युद्ध हुआ वो 1001 ईस्वी में हिंदू राजा जयपाल थे, और उन्हीं के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि महमूद की विजय हुई। और जयपाल की राजधानी उस समय थी बैहिंद। वहां तक पहुंचकर जो है इसने क्या किया, महमूद गजनी में खुद बड़ा लूटपाट किया, लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और जितना लूट सकता था, क्योंकि उसको लूटना ही उसका उद्देश्य था, तो उसने लूटपाट किया, लूट मार किया, लोगों को मार गिराया। तो इस तरह से बड़ी क्षति हुई। और यही सब देखकर राजा जयपाल जो थे वो निरंतर अपनी पराजय के कारण स्वयं को बड़ा हताश महसूस करने लगे और अपमानित महसूस करने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, आत्मदाह करके अपनी हत्या कर ली। आत्मदाह किया किसने, राजा जयपाल। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, कहीं जयपाल की जगह पर आप जयसिंह ना करें, इसलिए ध्यान रखिएगा गलती ना होने पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है इब्न बतूता यात्री कहां का था, मींस कहां के यात्री थे, कहां से ये आए थे। तो ये थे अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता, जो सितंबर 1333 ईस्वी में ये भारत आए हुए थे। और दिल्ली के तत्कालीन जो सुल्तान थे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया, उसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त कर दिया। किसको, इब्न बतूता को। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय सुल्तान थे दिल्ली के,
इन्होंने क्या किया, दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त कर दिया इब्न बतूता को, और इस पद पर वो जुलाई 1342 तक बने रहे। मतलब 1333 में आए लेकिन 1342 तक वो बने रहे। किस पद पर? काजी के पद पर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, फिर जुलाई 1342 में सुल्तान का राजदूत बनकर ये जो है चीन भेजे गए, और तब तक ये, मतलब इसके पहले तक ये क्या थे, काजी बने रहे। अब उसके वृत्तांत पर जो है सामान्यतः हम ये देखते हैं कि एकदम निष्पक्षता की छाप नजर आती है। मतलब उसने राजा का पक्ष लेकर कुछ नहीं लिखा, जो वास्तविकता थी वो उसने लिखा। विस्तृत वर्णन इसने किया, लेकिन जो वास्तविकता देखी थी वो किया। मतलब चापलूसी नहीं की थी राजा की, या किसी की महिमा जबरदस्ती उल्टा सीधा गलत तरीके से इसने लिखने का काम नहीं किया। तो इब्न बतूता जो था ये कहां का यात्री था? अफ्रीका का था, मीन्स अफ्रीकी यात्री था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए, टका और जीतल ये प्रमुख सिक्के थे, और इसका प्रचलन किसने किया था ये हमको बताना है। तो देखेंगे हम यहां थोड़ा सा, यहां भी क्रम आज कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्रम इसमें ध्यान नहीं दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर बी है हमारा, और ऑप्शन नंबर ए नीचे चला गया है। डी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ए है मोहम्मद तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के जो थे टका और जीतल, इनको जो आरंभ करने का श्रेय है वो है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश पहला तुर्क ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जिसे जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। और सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के जो चांदी के जो टका और तांबे का जो जीतल था उसी ने आरंभ किया था। अब देखिए, अगर इनकी बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश के बारे में एक जानकारी आपको ये भी देते हैं कि ये दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन इनको जो है मंसूर मिला था। मीन्स मंसूर का मतलब जो बगदाद के जो खलीफा थे, वो जब दिल्ली का कोई सुल्तान बनता था तो उसको वे जो है स्वीकृति पत्र दिया करते थे, और जिसके कारण से उन्हें पूरा कानूनी तौर से वो जो है सुल्तान बन जाता था। तो खलीफा जो होते थे वो कहां के थे? बगदाद के। ये भी ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को सर्वप्रथम मंसूर मिला था, जबकि और किसी को नहीं। तो फरवरी 1229 ईस्वी में खलीफा के प्रतिनिधि जो है क्या लेकर आए थे? स्वीकृति पत्र लेकर आए थे दिल्ली, और खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण जो है उनका जो पद था सुल्तान का वो कानूनी बन गया था, और दिल्ली सल्तनत का वैध रूप में स्वतंत्र, दिल्ली सल्तनत का जो है वैध रूप में एक स्वतंत्र राज्य भी बन गया था। एक ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ ये प्रथम सुल्तान थे, या एक ही ये ऐसे सुल्तान थे जिनको बगदाद के खलीफा ने मंसूर दिया था, अर्थात स्वीकृति पत्र दिया था, या इन्हें सुल्तान के रूप में अधिकार दिया था। ये आप समझें। तो देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश हैं जिन्होंने क्या किया? सुल्तान इल्तुतमिश हैं जिन्होंने क्या किया? चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये भी ध्यान रखिएगा कि टका जो था वो किस चीज का था? चांदी का, और जीतल जो था वो तांबे का था। ये सिक्का इन्होंने चलवाया था। मीन्स ऑप्शन नंबर बी है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सुल्तान इल्तुतमिश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी स्थापित किया था? किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, होना चाहिए, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया है, ने स्थापित किया था। तो देखिए, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने रिशाल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन से संबंधित, कि अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित किया था, किस एक को स्थापित किया था? तो देखिए, अलाउद्दीन ने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी, और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत उसने जो है दीवाने रियासत नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था, जो बाजार पर क्या करता था? नियंत्रण करने का कार्य करता था। और दीवाने रियासत
एवं एक जो है सहनाई मंडी, बाजारों पर दीवाने रियासत और सहनाई मंडी का जो काम था वो था बाजार का दरोगा एक हिसाब से होता था। तो बाजार के दरोगा के रूप में वो एक अधिकारी था जो क्या करता था, बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य करता था। तो वो क्या था, सहना ए मंडी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित क्या किया था, तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें दिया गया है दीवान ए रियासत, मींस ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी दीवान ए रियासत और क्या, दीवान ए, देखिए दोनों चीजें रखिएगा, दीवान ए रियासत के साथ साथ सहना ए मंडी। सहना ए मंडी क्या था, बाजार का दरोगा हुआ करता था, और दीवान ए रियासत जो है वो भी क्या था, एक अधिकारी था जो क्या करता था, बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य करता था। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो बाजार नियंत्रण संबंधित था अलाउद्दीन से, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था किसने? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक होना चाहिए, थोड़ा सा यहां गलत हो गया है, और सी है फिरोज शाह तुगलक, और डी है सिकंदर लोदी। चलिए हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने क्या किया, खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था। तो लोदी वंश का यह शासक था, प्रसिद्ध शासक था सिकंदर शाह लोदी, या सिकंदर लोदी के भी नाम से आप जानते हैं। 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 से 1517 तक इनका शासनकाल था। और इसमें इन्होंने क्या किया, खाद्यान्न पर से जकात नाम का जो कर था, मुसलमानों से जो वसूला जाता था, धार्मिक कर था, उसे हटा लिया था। किसने? अभी मैंने बताया, किसने? सिकंदर शाह लोदी या सिकंदर लोदी, जो भी दिया हो आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिकंदर लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित तिथि होना चाहिए, निम्नलिखित तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो चलिए हम देखते हैं, क्रमबद्ध करना है सबसे पुराने को सबसे पहले। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में करवाया गया, और अलाई दरवाजा को, अलाई से अलाउद्दीन खिलजी, आप समझे, अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में निर्मित करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने कहां करवाया? फतेहपुर सीकरी में। जबकि दीन पनाह का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था। देखिए हमारा जो ऑप्शन है पुराने के हिसाब से वो है, सबसे पहले क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और इसके बाद सेकंड में होगा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन के द्वारा, और थर्ड में होगा फिर दीन पनाह, और फोर्थ में होगा बुलंद दरवाजा। तो देखिए हमारा कैसा कूट होना चाहिए, 1, 4, 2 और 3। तो 1, 4, 2 और 3 हमें मिल रहा है कहां? ऑप्शन नंबर डी में। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? होयसल राजाओं की राजधानी, राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए है हम्पी, बी है हलेबीड, तीसरा है सी है हुबली, और डी है हैदराबाद। तो होयसल वंशीय जो राजा थे
उनकी राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम जो है वो है हलेबीड, जो वर्तमान समय में कहां है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, हलेबीड, जो कहां है, कर्नाटक में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो विजयनगर की पुरानी राजधानी की अगर बात की जाए तो विजयनगर की जो पुरानी राजधानी थी उसका प्रतिनिधित्व करता है हम्पी। तो विजयनगर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, हम्पी से। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबद्ध थे? तो देखिए, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण विजयनगर में जो है प्रारंभिक काल में ये विजयनगर के प्रारंभिक काल में वेदों का जो है प्रख्यात टीकाकरण सायण टीकाकार जो थे, इन्होंने टीका किया किस पर, वेदों पर। तो वेदों के जो ये टीकाकार थे सायण, ये विजयनगर के प्रारंभिक काल में हुए थे, मतलब विजयनगर की जब शुरुआत हुई थी। और माधव विद्यारण सायण के जो है भाई थे, माधव विद्यारण सायण के जो है भाई थे, और जिनके प्रभाव में आकर क्या किया, विजयनगर राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुक्का। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का, और ये दोनों भाई थे। और इन्होंने क्या किया था, मुसलमान बन गए थे, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। लेकिन ये माधव विद्यारण सायण के जो भाई थे, उनके प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर राज्य के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म से पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, ये भी ध्यान रखना है। और पहले इन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन किसके सानिध्य में, तो माधव विद्यारण जो सायण के भाई थे उनके प्रभाव में आकर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबद्ध थे? तो ये विजयनगर के राजाओं से संबद्ध थे। मींस ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर नृपति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन एवं वर्णन किया? देखिए, विजयनगर जो था बहुत समृद्धशाली स्थल था, और ये ऐसा क्षेत्र था जो वास्तव में कृष्णदेव राय के समय में चरम पर था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी स्थिति खराब होती गई, और जब 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ, तो तालीकोट के युद्ध के पश्चात जो है, मतलब कब हुआ, 1565 में, ये भी आप नोट कर लें। 1565 में क्या हुआ, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो तालीकोट का जो युद्ध हुआ 1565 में, इसके बाद विजयनगर का फिर पतन हो गया, फिर इसकी स्थिति खराब हो गई। और पुर्तगाली यात्री सीजर फेडरिक जो था, वो 1567 में यहां पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद यहां जो भी उसने उस समय देखा, उसकी जो वहां की दशा थी, उस दशा को देखकर इस पर विस्तृत वर्णन उसने जो है, इस पर विस्तृत इसका विवरण उसने दिया अपने लेख में। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, सीजर फेडरिक ही वह व्यक्ति है, या वह लेखक है, या दार्शनिक है, जो विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद ही वहां पहुंचा, और वहां के बारे में उसने अपने विवरण में पूरी बात लिखी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।